हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेटा है, और बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और ये आपका गैसेस एक्सचेंज देखते हैं तो गैसेस एक्सचेंज जब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं तो आप बोलोगे गैसेस में मतलब जो एल्वेलाई में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, एल्वेलाई एंड कैपिलरीज जो है ब्लड की उनके बीच में जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक डिफ्यूजिबल मेम्ब्रेन की जरूरत है सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले तो हम एल्वेलाई बना लेंगे, एक एल्वेलाई वाला स्ट्रक्चर बना लेंगे ऐसे। ये आपका एल्वेलाई है, ये क्या है आपका एल्वेलाई है, ठीक है। तो इसको बेटा आप बोलोगे एल्वेलाई। एल्वेलाई में आपको पता था बेटा कि यहाँ पर आपकी जो सेल्स थी ल्यूमेन ऑफ एल्वेलाई में वो कौन सी थी, ल्यूमेन ऑफ एल्वेलाई कौन सी थी बोलो, ये तो मैं बताया था टिश्यू में आपको बेटा। सर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। हाँ वेरी गुड, ऐसे बोलते रहा करो आप लोग। चलिए तो ये बेटा सेल्स हमने बना ली ल्यूमेन की तरफ एल्वेलाई में, और इनको हमने क्या बोला, दीज आर द सिंपल स्क्वामस, क्या बोलेंगे, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। हाँ एपिथेलियम, इस तरीके से, ठीक है। चलो तो ये आपका पहला लेयर जो था बेटा, मैं यहाँ पर इसको डिनोट कर देता हूँ सिंपल लाइन में एकदम, बिल्कुल इजी इजी समझना है इसको, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत इजी है। ये आपका क्या था, सिंपल स्क्वामस। तो स्क्वामस इपिथेलियम यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। अब इस कैपिलरी के बाद में मतलब जो है ये, सॉरी ये आप जो बोलोगे ये एल्वेओलाई है, इसके बाहर जब आप निकलोगे तो आपको एक और मेम्ब्रेन मिलेगा, देखिए। और इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे इट इज नोन एज, क्या बोलेंगे, तो इसको बेटा आप बोलोगे ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा देखिए, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद में आप तीसरे लेयर पे आओगे तो इसके चारों तरफ आसपास में क्या होंगी, ब्लड कैपिलरीज होंगी ऐसे, ये ब्लड कैपिलरीज लंग्स की ऐसे ब्लड कैपिलरीज। तो तीसरा लेयर बेटा जो ब्लड कैपिलरीज का है, ये देखिए आप, इनकी इनर लाइनिंग भी तो होगी, और इनर लाइनिंग किसकी बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, तो आप बोलोगे इनर लाइनिंग जो है वो बनी हुई है एंडोथेलियल लेयर की। स्क्वामस ये भी है हालांकि, तो लेकिन इसको ब्लड वेसल है तो आप क्या बोलते हो, एंडोथेलियम। कौन सी लेयर है, एंडोथेलियम लेयर, ब्लड वेसल की। तो यहां पर आपने देखा कितने, तीन पार्ट, ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियल या ब्लड वेसल्स। अब इसको हम बोलते हैं इट इज द डिफ्यूजन, तीनों मेम्ब्रेन मिलके बेटा क्या बनाती हैं, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखिए, तो यहां पर एयर जो आएगी, इस बात को समझिए आप, एयर जो आएगी ये इन्वायरमेंट से आएगी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। इन्वायरमेंट से जो एयर आएगी उसमें पार्शियल प्रेशर हम देखेंगे ऑक्सीजन का, और पार्शियल प्रेशर देखेंगे CO2 का। किसका देखेंगे, CO2 का, और किसका देखेंगे, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन का। तो ये आपका पार्शियल प्रेशर किसका हो गया, CO2 और ऑक्सीजन का। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, किसी मिक्सचर ऑफ गैसेस में पर्टिकुलर गैस के थ्रू कितना प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस अ पर्टिकुलर गैस एक्सर्टेड द प्रेशर, उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है बेटा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आप बोलोगे कितना होगा, तो यहाँ पर आपका जो इन्वायरमेंट होगा उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, 159 mmHg। और उसके अलावा आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, तो आप बोलोगे 0.3 mmHg। कितना है,
0.3 mmHg। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप बोलोगे ये एयर गया कंडक्टिंग पार्ट के थ्रू लंग्स में, और लंग्स की एल्वेलाई में पहुंचते पहुंचते ही कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 350 ml। कितना बचेगा? 350 ml बचेगा। कितना बचेगा? 350 ml बचेगा। अब दूसरा देखिए, ये 350 ml जब बचेगा यहां पर पहुंचेगा तो इसका पार्शियल प्रेशर फिर से चेंज हो जाएगा। हालांकि 150 ml पहले से यहां पर होगा तो 500 ml ही है, क्योंकि टाइडल प्रेशर 500 ml, तो टाइडल वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप बोलोगे आप पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वो कितना हो जाएगा यहाँ पर आके, और फिर आप बोलोगे पार्शियल प्रेशर बेटा CO2 का कितना हो जाएगा। दोनों पार्शियल प्रेशर फिर से चेंज हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो आपका ऑक्सीजन का है वो कितना होगा, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लंग्स के अंदर या एल्वेलाई के अंदर कितना हो जाएगा बेटा, 104 mmHg, और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 40 mmHg। ये आ गए एयर लेके हम आ गए पार्शियल प्रेशर। अब ये बेटा ब्लड है, ब्लड यहाँ पर आएगा और ब्लड जो होगा आप बोलोगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इसको नीचे ऐसे दिखा देंगे, नीचे एरो दिखा रहा है मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आगे भी मैं ऐसे बात करूंगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ गए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर देखिए कितना है आपका, तो आप बोलोगे पार्शियल प्रेशर यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना है और CO2 का कितना है। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो बेटा होगा इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में वो कितना होगा, तो आप बोलोगे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है 40 mmHg, और पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना है, तो आप CO2 का बोलोगे कितना है 45 mmHg। ठीक है, 45 mmHg। तो देखिए यहाँ पर अब आप बोलोगे प्रेशर ग्रेडियंट जहां ज्यादा होगा उधर से कम की तरफ जाएगा, तो ये पार्शियल प्रेशर इसका ज्यादा है, तो ये जहां पर पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो उधर से कम की तरफ जाएगा, तो ऑक्सीजन मूव करके कहाँ आ जाएगा, ब्लड कैपिलरी में आ जाएगा। और CO2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर कम है, यहाँ कम है एल्वेओलाई में, इधर ज्यादा है, तो ये CO2 मूव करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो गैसेस एक्सचेंज हो गया कि नहीं हो गया, इट डिपेंड ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। तो पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा है किसका कम है उसके रिस्पेक्ट में आपको समझना। ठीक है सर एक बार पार्शियल प्रेशर बता दो। बेटा, मैंने बोला पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर होता है जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस में अगर आप बोलो पर्टिकुलर गैस कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रही है इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में, तो उसको हम बोलते हैं उसका पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ओके सर। चलो आगे देखते हैं। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आपका हो गया ये, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं इसके बाद में। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बाद में आप बोलोगे ब्लड हमारा जो है जब ये हो गया तब आप ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड। अब हमने मान लिया ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, तब पार्शियल प्रेशर फिर से चेंज हो जाएगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए ऊपर एरो दिखा देंगे ऐसे, देखिए अब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा और पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना हो जाएगा बेटा। तो देखिए आप ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 95 mmHg। कितना हो जाएगा 95 mmHg। और फिर आप बोलोगे यहां पर कितना हो जाएगा CO2 का 40 mmHg। अब ये ब्लड कैसा हो गया बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ठीक है, तो ये गैसेस एक्सचेंज हो गया बिटवीन द किसके बीच में, एल्वेओलाई, किसके बीच में हुआ, एल्वेओलाई एंड क्या बोलोगे आप, एल्वेओलाई के अलावा दूसरा कौन सा है आपका, तो आप बोलोगे कैपिलरी। ठीक है, तो इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की संज्ञा देते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज अनदर एक्सटर्नल के बाद में दैट इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। सर एंडोथीलियम ही एपिथीलियम ही है ना। हाँ, वो एंडोथीलियम एपिथेलियम स्क्वामस को ही तो बोल रहे थे हम। ओके सर। तो ब्लड वेसल के केस में तो इंटरनल जो रेस्पिरेशन है बेटा, इंटरनल रेस्पिरेशन में जब आप जाओगे तो इंटरनल रेस्पिरेशन किसके बीच में होगा, तो आप बोलोगे बिटवीन, बिटवीन किसके किसके बीच में, तो आप बोलोगे बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन किसके बीच में, तो आप बोलोगे टिश्यू एंड
टिश्यू एंड किसके बीच में होगा, तो आप बोलोगे टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरी के बीच में। टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरीज के बीच में। तो टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरीज के बीच में देखते हैं, देखिए ये आपका टिश्यू है, ये आपका टिश्यू है, ठीक है, ये ऐसे टिश्यू है। अब दूसरा देखिए आप, यहां पर आप बोलोगे टिश्यू और ब्लड कैपिलरी के बीच में हो रहा, तो ब्लड लेके आया, ये ब्लड लेके आया, जो ब्लड लेके आएगा बेटा वो ब्लड कैसा है आपका, तो आप बोलोगे ब्लड जो है वो कैसा है, आप बोलोगे डीऑक्सीजनेटेड। ब्लड कैसा है आपका, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, कैसा ब्लड है, सॉरी ब्लड जो लाया ये कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना था, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं 95 mmHg, और पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना था, तो आप बोलोगे CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, तो आप बोलोगे 40 mmHg। अब इधर देखो बेटा इसके केस में, यहां पर आप बोलोगे टिश्यू में पार्शियल प्रेशर कितना है, ठीक है, ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे टिश्यू में कितना है, तो टिश्यू में आप पार्शियल प्रेशर देखोगे बेटा ऑक्सीजन का, और आप पार्शियल प्रेशर देखोगे CO2 का। तो टिश्यू में ये है बेटा आपका कितना 40 mmHg, और इधर आप बोलोगे कितना है, तो आप बोलोगे 45 mmHg। तो देखिए टिश्यू से CO2 कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, है ना, ब्लड में, और यहाँ से ऑक्सीजन जो होगी वो कहाँ जाएगी, तो आप बोलोगे टिश्यू में जाएगा। तो इस तरीके से ऑक्सीजन मिल जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन which takes place between the tissue and क्या बोलोगे आप, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो एनसीईआरटी एक टेबल बना के देती है आपको, कहती कि है भाई जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं ऑक्सीजन और CO2 उनका पार्शियल प्रेशर आप देखो कहाँ पे कितना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है ना, ये सब बोलता है। क्लियर है, चलिए, तो आप जब यूज कर लेगा तब ब्लड फिर से डीऑक्सीजनेटेड होगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा तो आप बोलोगे फिर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होगा, पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, तो आप बोलोगे इट इज कितना हो जाएगा 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, तो ब्लड को आप ऐसे लिख लोगे, ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड तो है नहीं, डीऑक्सीजनेटेड है, तो आप बोलोगे 40 mmHg, और इसका कितना हो जाएगा 45 mmHg। ठीक है, क्लियर है, बोलो सभी को समझ में आया। सर ये जो टेबल में है सर ये फिक्स रहेगा हर जगह? टेबल में फिक्स है बेटा, हाँ ये हर जगह क्या जहां जहां पे लिखा है वो फिक्स रहेगा आपका, ठीक है। ओके सर। आगे बढ़े, यस यस सर। सर यहाँ पर जो मतलब PO2 का वो होगा, प्रेशर होगा वो 40 mm कहाँ पे, होगा। कहाँ पे बेटा, यहाँ पे ना जो यस सर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहे हैं, हाँ तो इसमें पार्शियल प्रेशर कम है ऑक्सीजन CO2 का, तो CO2 का कम होगा तो यहाँ से CO2 इधर की तरफ आएगी ना, तो ये आप 45 हो जाएगा, और ऑक्सीजन जो है आपका 95 है तो इधर से इधर जाएगी, ठीक है। ओके सर।
यहाँ पर ज्यादा है तो वो उधर चली जाएगी टिश्यू में हाँ ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आ गया ये ना, क्लियर है एकदम। चले आगे बढ़े। सर बस यही होगा ना, जहाँ ज्यादा है वहाँ कम हो जाएगा और जहाँ कम है वहाँ ज्यादा हो जाएगा। हाँ वो टेबल जो बना है, नहीं तो फिर चेंज होगा, नहीं तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड कैसे होगा, लंग्स कैसे काम करेंगे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर तो जो है ना, जो है आपका वो भी देखो बना हुआ है, ग्राम भी बना हुआ है, जिसमें बोला कि ये लंग्स है, ये लंग्स है, फिर यहां से बोला लंग्स से आपका क्या है, एक मिनट, हाँ तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं बेटा, यहाँ पर क्या होगा, लंग से पल्मोनरी, पल्मोनरी जो है क्या होंगी आपकी, वेन्स होंगी, और ये पल्मोनरी वेन्स क्या करेंगी, कहाँ ब्लड लेके आएंगी, तो आप बोलोगे लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, तो आप बोलोगे लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर देखिए आप यहाँ पर क्या होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर आपका क्या है, राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पर आपका क्या है, लेफ्ट राइट एट्रियम है, तो यहाँ से ब्लड बॉडी में जाएगा, बॉडी में क्या होगा, यूज किया जाएगा टिश्यू के थ्रू, और यूज करके इधर से ब्लड कैसा आ रहा था, ऑक्सीजनेटेड आ रहा था, पूरा ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड आ रहा था, लेकिन अब बॉडी जब यूज कर लेगी ब्लड को, तो वो ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड, तो ब्लड कैसा हो जाएगा, आप बोलोगे डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, तो आप बोलोगे राइट एट्रियम में जाएगा, और राइट एट्रियम से फिर यहाँ आएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से फिर ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, तो आप बोलोगे लंग्स में। तो इधर आपका ब्लड कैसा है, ये आप बोल रहे हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर मैंने लिख दिया है, ऑक्सीजनेटेड का भी पार्शियल प्रेशर लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, समझ में आया, वो देखो एक 17.3 वाला डायग्राम जो बना हुआ है, डन। सर पहले लंग्स से जाएगी इसमें आर्ट्रियल में, एंड देन फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी, बॉडी में यूज होगा, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, ब्लू पेन से मैं बना रहा हूँ, ये कहाँ, राइट एट्रियम में वेना कावा के थ्रू जाएगा, फिर आप बोलोगे यहाँ राइट वेंट्रिकल से आपका क्या होगा, पल्मोनरी आपकी आर्टरीज होंगी, ये क्या करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगी लंग्स में ऑक्सीजनेशन कराने। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है वो बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, उसको देखते हैं हम लोग। तो हेडिंग डाल लेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में आप देखोगे बेटा किसका ट्रांसपोर्टेशन है, ऑक्सीजन का, और आप बोलोगे CO2 का, दो का ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे हम, ऑक्सीजन CO2 ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, किसका ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। तो ऑक्सीजन और CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसमें आप देखोगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है, बाद में CO2 का बाद में बात करेंगे। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं, पहला हेडिंग डाल लेते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो देखिए कितने तरीके से होता है। तो पहला आप देखिए, दूसरा देखिए। तो पहला आप बोलोगे ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 97% जो ऑक्सीजन होता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कैसे, तो आप बोलोगे ट्रांसपोर्ट वाया आरबीसी। ठीक है, इसके थ्रू, आरबीसी के थ्रू। ठीक है, फिर आप बोलोगे जो आपका रिमेनिंग 3% होता है वो कैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो आप बोलोगे वाया डिफ्यूज प्लाज्मा फॉर्म में। तो प्लाज्मा के थ्रू कितना
बोलोगे आप 3% और 97% किसके थ्रू, आरबीसी के थ्रू। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप बोलोगे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल होते हैं, वो बाइंड करते हैं हीमोग्लोबिन से, और वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो आपका क्या बन जाता है, HbO, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, तो ऐसे हम बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और ये मिलके क्या बनाएंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात है यहाँ पर, तो 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जो होते हैं एक हीमोग्लोबिन से बाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में बेटा, तो यहां पर आप बोलोगे, यहां पर क्या होगा, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग, ऐसे ग्राफ बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सिग्मोइडल कर्व दिखाता है। कैसा कर्व दिखाता है, सिग्मोइडल कर्व। तो इस तरीके से ये आपको कर्व देखने को मिलेगा, बना हुआ है आपके एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें ये बोलता है कि भाई इस एक्सिस पे आपका, यहां पर इस एक्सिस पे, इस वाले एक्सिस पे आप बात करोगे तो इस पे आप देखोगे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ में कितना परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का, वो इस एक्सिस पे दिखा रहे हैं। और इधर हम दिखा रहे हैं पार्शियल प्रेशर, क्या दिखा रहे हैं, पार्शियल प्रेशर। सर सैचुरेशन का मीनिंग क्या है? बता रहे हैं बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, किसमें, तो आप बोलोगे mmHg में दिखाते हैं इसको, ठीक है। सैचुरेशन का मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन के साथ में कितना ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है, उसका परसेंटेज इस एक्सिस पे दिखा रहा है। तो देखिए जैसे इसमें दिखाया गया 0, फिर 20, फिर आपका बोल रहा है 40, फिर आपका बोल रहा है 60, फिर 80, है ना, फिर ऐसे 100 करके, ऐसे। इधर आप देख रहे हो, आपका बोल रहा है 20, फिर आपका बोल रहा है 40, फिर 80, फिर आपका बोल रहा है क्या, आपका 40, 60, फिर 80 और फिर 100, ऐसे बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। तो बेटा यहाँ पर आप देखोगे, जो ये ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग, तो इस ग्राफ में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो है कितने mmHg पे जो है आपका कितना हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहा है। तो ये जो कर्व बनता है इसको हम बोलते हैं सिग्मोइडल कर्व। कौन सा कर्व बनता है, सिग्मोइडल कर्व। अब देखिए जो इसका लोअर पार्ट है बेटा, ये क्या दिखाता है, तो ये दिखाता है जो है आपका डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ऑफ, कहां, तो आप बोलोगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन दिखाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा होगा, फ्री हो रहा होगा। तो जितना ये नीचे गिरेगा उतना ऑक्सीजन क्या होगा, फ्री होगा। तो ये क्या होता है बेटा, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इस ग्राफ को कहां शिफ्ट करा देते हैं, राइट शिफ्ट करा देते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए, अगर पार्शियल प्रेशर किसका, CO2 का ज्यादा होगा, अगर आप बोलोगे H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, या आप बोलोगे pH क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, तब भी ये टूटेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर आप बोलोगे टेम्परेचर अगर बढ़ा दे रहे हैं तब भी हो जाएगा। फिर आप बोलोगे बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ये भी अगर आप बढ़ा दोगे तब भी यही होगा। तो कुछ फैक्टर्स ये सारे हैं जो क्या करते हैं, जो है आप बोलोगे जो है मतलब वो जो है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन को दिखाते हैं, ऑक्सीजन फ्री कर देते हैं, हीमोग्लोबिन फ्री कर देते हैं। और आप बोलोगे इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि जो आपका ये कर्व है ये कैसे राइट शिफ्ट हो रहा है। अब अगर इस कर्व को आप बोलोगे लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है, मान लो ये कर्व नॉर्मल से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ऐसे ऐसे, तो ये लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है। तो लेफ्ट का मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में बाइंड कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये कब शिफ्ट करेगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर पार्शियल प्रेशर CO2 का जब यहाँ पर क्या होगा, कम होगा, यहाँ पर ज्यादा था। या फिर बोलोगे H+ का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो pH क्या होगा, उसके रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगा।
टेम्परेचर यहाँ पर बेटा नॉर्मल से थोड़ा कम, फिर आप बोलोगे बिसफॉस्फोग्लिसरेट का अमाउंट कम। तो ये कर्व अब किधर शिफ्ट हो रहा है, आपका लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। तो राइट और लेफ्ट जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस कर्व को डिसोसिएट और एक्सेप्टेंस ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन करवाते हैं। अब देखिए दूसरी बात, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये रिवर्सिबल मैनर में काम करता है, ये ठीक है ऐसे। तो यहां पर बेटा आप बोलोगे कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है रिवर्सिबल मैनर में फॉर्म हो रहा है, और एक जो हीमोग्लोबिन है वो जो है मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। मैंने बनाया भी ऊपर, दिख भी रहे हो आप, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैरी कर रहा है एक हीमोग्लोबिन, ये देखिए आप, ठीक है। फिर देखिए आप यहां पर आप बोलोगे कि बाइंडिंग जो है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ में वो पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करती है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है। अब बोलता है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और कुछ अदर फैक्टर्स जो होते हैं जो इंटरफेयर करते हैं इस बाइंडिंग से, तो अब होता क्या है, जो ये सिग्मोइडल कर्व है वो ऑब्टेन करते हैं हम किसके बीच में, तो आप बोलोगे इट इज द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन एंड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो एक एक्सिस पे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन दिखा रहा है, दूसरे पे क्या दिखा रहे हैं, आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये दिखा रहे हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे देखिए, इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, या इसको बोलते हैं सिग्मोइडल, ठीक है, और बहुत ज्यादा यूजफुल है जो है स्टडी के लिए। अब आगे देखते हैं, जैसे फैक्टर्स हमने बोला, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, है ना, ये सब देखते हैं। तो एल्वियोलाई में क्या होगा, एल्वियोलाई में आप देखोगे वहां पर पार्शियल प्रेशर किसका हाई होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होगा कि नहीं यहाँ पर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वियोलाई में हाई हो जाएगा कि नहीं। पार्शियल प्रेशर इसका क्या हो जाएगा, CO2 का कम हो जाएगा। फिर आप बोलोगे H+ का कंसंट्रेशन देखो मैंने कम कर दिया यहाँ पर, तो ये कम कर दिया तो वहां पर इन्वायरमेंट कैसा हो जाएगा, एल्कलाइन थोड़ा हो जाएगा, है ना, pH बढ़ जाएगा। फिर आप बोलोगे यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो भी लोअर हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो फेवर कर रहे हैं किसका, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। भाई क्या बना रहा है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही तो बना रहा है, ऑक्सीजन को बाइंड कर रहा है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया इतने फैक्टर्स अगर ऐसी कहानी। और कर्व किधर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा, ठीक है। सर अगर बीच वाला कर्व है तो ये सारी चीजें नॉर्मल रहेंगी? हाँ, ये मतलब बीच की एक स्टेज मैंने समझाने के लिए बनाया है आपको, ये लेफ्ट भी मान लोगे तो ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप इसके रिस्पेक्ट में बोलोगे तो यहाँ पर देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन फ्री हो गया, हीमोग्लोबिन फ्री हो गया, ऑक्सीजन फ्री हो गया, हीमोग्लोबिन फ्री हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कहाँ पर हो रहा है, ये प्रोग्राम कहाँ होगा, टिश्यू लेवल पे होगा, टिश्यू में ही तो ऑक्सीजन देंगे हम। तो जब टिश्यू में, अभी देखो पीछे बताया मैंने कि CO2 का लेवल बढ़ेगा, H+ का आयन का लेवल बढ़ेगा, pH कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बिसफॉस्फोग्लिसरेट का लेवल बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा, डिसोसिएशन होगा और हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, बस कहानी खत्म। बोलो समझ में आया? यस सर। चलो, तो ये कहानी हो गई। अब दूसरा देखो इसके बाद, सर तो ये यहाँ पर बेटा आप BPG क्या बोलोगे, लिखा है, यहाँ एक पर बार ये बता ग्राफ दो। बनाती क्यों है? बिसफॉस्फोग्लिसरेट, बेटा हम एयर लेंगे ना तो वो बाइंड करेगा ना, तभी तो बॉडी के अंदर जाएगा ना हीमोग्लोबिन से। तो हीमोग्लोबिन का जो है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन, कितना हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है, और पार्शियल प्रेशर क्या, उसके रिस्पेक्ट में हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। सर BPG भी बता दो। बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ये ठीक है। ओके सर। चलो अब देखते हैं, इसके बाद में हम लोग आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये कहानी होने के बाद में आप बोलोगे कि बेटा जो टिश्यू लेवल पर होगा वो क्या, डिसोसिएशन होगा, और ये वाला काम कहाँ पर हो रहा है, ये वाला जो हम बनाए हैं इसको कहाँ बोलोगे आप, एल्वियोलाई में हो रहा है। तो एल्वियोलाई में आपको पता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो वही कहानी होगी, CO2 का कम है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो ये कहानी होगी। हो गया, समझ में आई? यस सर। अब बेटा आगे देखो, सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज।
बेटा मैंने बोला कि जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच जो कर्व बनता है, यानी कि कितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रहा है, उसको बोलते हैं सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन। एक एक्सिस पे ये दिखा रहे हैं, उसके अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर कितना ऑक्सीजन का, उसको दिखा रहे हैं। तो हमने बोला कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सिग्मोइडल कर्व को अफेक्ट करते हैं। कैसे? अगर ये कर्व लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, तो आप बोलोगे कौन से फैक्टर हैं? तो आप बोलोगे एल्वियोलाई में ये काम होगा, जहां पर आप बोलोगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, HbO2 बनेगा। कैसे बनेगा? तो आप बोलोगे यहाँ पर पार्शियल प्रेशर CO2 का कम हो जाएगा, H+ का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, pH का लेवल हाई हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। तो लेफ्ट शिफ्ट करेगा। राइट कब शिफ्ट करेगा? जब टिश्यू के पास आएंगे, क्योंकि CO2 का लेवल हाई है, तो CO2 क्या करेगा? यहाँ पर देखोगे आप, तो आप बोलोगे डिसोसिएशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का होगा। हीमोग्लोबिन अलग, ऑक्सीजन फ्री कहाँ दे दिया जाएगा? टिश्यू को दे दिया जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? H+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, pH कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो होगा वो आपका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यस सर। अब नेक्स्ट देखो। सर ये PPG का काम क्या होता है? किसका? सर जो आपने लास्ट में ये बेटा बीच में एक जो है रेस्पिरेशन होता है, तो उसमें प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, वो आप सेलुलर रेस्पिरेशन में बॉटनी में पढ़ोगे। ओके सर। देखो, आप बोलोगे नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन और ले लो। ठीक है, आप बोलोगे कि अगर हम बात करें 100 ml ब्लड की, तो 100 ml ब्लड जो होता है बेटा, वो कितना हीमोग्लोबिन कंटेन करता है? तो एनसीईआरटी बोलती है 100 ml ब्लड जो होता है वो लगभग आपका कितना वो हीमोग्लोबिन कंटेन करता है? तो आप बोलोगे 15 to 16 ग्राम के आसपास। 15 ग्राम ही हम मान लेते हैं, इतना जो है कंटेन करता है। फिर आप बोलोगे 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो कितना ऑक्सीजन कैरी करता है? तो आप बोलोगे 1.3 ml। इतना। तो आप बोलोगे 15 ml जो 15 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो कितना कैरी करेगा? तो 1.3 इंटू जो है आपका क्या बोलते हैं इसको 15। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपका? कैलकुलेट करो जरा। ये 15 ग्राम है। हाँ 15। सर 19.5। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? लगभग 19.3 या 5 के आसपास, 5 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ml जो होगा ऑक्सीजन वो कैरी करेगा। ठीक है, 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड के पास कितना ऑक्सीजन होगा? तो आप बोलोगे 19.5 ml के आसपास, या मोटा मोटा 20 ml भी बोल सकते हो आप। अब होता क्या है? मैं ऊपर पूछ रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है आपने? 15 ग्राम। 15 ग्राम ये आपका हीमोग्लोबिन है बेटा। सर इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 1 ग्राम के नीचे ये 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना कंटेन का? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना कैरी करता है ऑक्सीजन को? कितना बाइंड करता है? 1.3 ml। तो आपका 15 ग्राम कितना करेगा? तो आप बोलोगे 19.5 ml। फिर आप बोलोगे 100 ml ब्लड कितना कैरी करेगा? तो 100 ml ब्लड जो है कैरी करेगा कितना? तो आप निकाल लोगे 19.5 या 20 ml के आसपास आ जाएगा, है ना? यस सर। समझ में आई ये बात कि नहीं? यस सर। अब देखो, जब नॉर्मल कंडीशन में हो गया, नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं, तो नॉर्मल कंडीशन में आप बोलोगे क्या होगा? यहां पर ब्लड आ रहा है, हमने बोला 100 ml ब्लड है। ठीक है, अब 100 ml ब्लड में बेटा बोलोगे आप ऑक्सीजन कितना होगा? तो आप बोलोगे 19.5 के आसपास। तो जब नॉर्मल कंडीशन होगी तो इसमें से कितना ऑक्सीजन जाएगा यहाँ पर? तो आप बोलोगे 5 ml ऑक्सीजन जाएगा। कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा? 5 ml ऑक्सीजन कैरी करेगा। बचेगा कितना? तो आप बोलोगे कितना बचेगा? 5 ml को हटा देंगे तो 14 पॉइंट समथिंग बचेगा, 5 के आसपास। तो इतना ये हमेशा रिमेन रहता है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन यही प्रोसेस जब आपका एक्सरसाइज के टाइम पर होगा, एक्सरसाइज की कंडीशन पे होगा, तब देखिए क्या होगा। यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर आप बोलोगे
कितना होगा बेटा, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर 100 ml ब्लड है, 100 ml ब्लड में कितना है ऑक्सीजन, तो आप बोलोगे 19.5 ml। अब इसमें से जब एक्सरसाइज हम बहुत करते हैं तो 15 ml के आसपास जाता है, और ब्लड में कितना रह जाता है, तो आप बोलोगे करीब करीब कितना रहता है, 4.5 ml के आसपास। ठीक है, तो विगरस एक्सरसाइज करेंगे तब ये कहानी होगी, नॉर्मल एक्सरसाइज करेंगे तो कम। ठीक है, समझ में आई बात? सर Yes, सारे sir. सेल्स के पास 15-15 ml जाता है। ना हाँ, ब्लड के हिसाब से कहीं पर भी उतने जाएगा, 100 ml ब्लड अगर जाए उसके रिस्पेक्ट में बोलेगा तो इतने जाएगा। तो नॉर्मल कंडीशन में तो हमारे सेल्स में 5 ml जाएगा, अगर हाँ, एक्सरसाइज तो करेंगे तो ऑक्सीजन का 15 डिमांड, ml जाएगा। ऑक्सीजन का डिमांड बेटा कम होता है ना, नॉर्मल कंडीशन में आप मेहनत करोगे तो ऑक्सीजन ज्यादा यूज होगा ना बर्न करने में और Yes, sir. चीजें, तो वही चीज बता रहा है। ठीक है, Okay, बोलिए। sir. यस सर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। CO2 का ट्रांसपोर्टेशन 3 तरीके से होता है। पहला देखिए आप, तो CO2 का आप बोलोगे जो है करीब करीब 20 से 25% जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। ठीक है, दूसरा देखिए आप, दूसरा करीब करीब आपका 70% जो होता है वो किसके केस में होता है, तो आप बोलोगे ट्रांसपोर्टेड बाय आपका आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसी के थ्रू होगा, लेकिन ये आगे जाके किसमें चेंज हो जाएगा, तो आप बोलोगे नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, है ना, कार्ब अमीनो की फॉर्म में, ये आरबीसी के थ्रू कार्ब अमीनो की फॉर्म में जा रहा है। उसके बाद आप बोलोगे जो है आपका वेर 70% जो होगा वो कैसे जाएगा, तो यहाँ पर सॉरी आरबीसी नहीं लिखो, यहाँ पर लिख लो 70% जो होगा वो कैसे जाएगा, तो आप बोलोगे बाई कार्बोनेट आयन की फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए सी आपका बच्चा कितना, तो आप बोलोगे लगभग 7% आसपास, तो ये कैसे जाएगा, तो आप बोलोगे डिसॉल्व प्लाज्मा की फॉर्म में। कैसे जाएगा, डिसॉल्व प्लाज्मा की फॉर्म में जाएगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है, चलते हैं मेन बात करते हैं। तो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, ठीक है वो देखते हैं। ये हमने मान लिया, क्या बेटा सर आपने 20 to 25% वाला क्या बताया था? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन 70% बाई कार्बोनेट है, 7% आरबीसी डिसॉल्व में प्लाज्मा। जाएगा। हाँ अभी आगे पढ़ा रहे हैं ना, बता रहे हैं, समझो ना। तो ये ओके सर। आपका एल्वियोलाई है मान लो, ठीक है, ये एल्वियोलाई है। अब यहाँ पर ब्लड आया, ब्लड आया ऐसे हम ले लेंगे, ये हमने मान लिया ब्लड है, और ब्लड में क्या है, आरबीसी है आपकी, ठीक है, ब्लड कैपिलरी है, ये आरबीसी है। अब CO2 का ट्रांसपोर्टेशन देखो कैसे होगा, तो भाई जो CO2 होगा वो देखिए आपका यहां से या टिश्यू ले लेते हैं पहले, रुको एक मिनट, ये टिश्यू हमने ले लिया, टिश्यू ले लिया, टिश्यू में CO2 बना। अब CO2 देखो कैसे जाएगा, तो आप बोलोगे आपका 7% कहाँ रहेगा, प्लाज्मा में रहेगा CO2। ठीक है, फिर आप बोलोगे आपका 70% जो है वो आरबीसी में जाएगा और फिर बाइकार्बोनेट में चेंज होके निकल जाएगा आपका, तो 70% बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में। और आप बोलोगे आपका कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में कितना रहेगा, तो आप बोलोगे 23% के आसपास। ठीक है, ऐसे रहेगा। अब ये प्रोसेस में होगा क्या, चलिए आगे देखते हैं। अब ये ब्लड लेके पहुंचा जाके भाई, ये लेके पहुंचा जाके आपका आरबीसी की ब्लड कैपिलरीज को यहाँ एल्वियोलाई के पास में। अब CO2 को ले आया है, ये CO2 को फेंकेगा बाहर, तो CO2 को देखो कैसे फेंकेगा यहाँ पर, तो ये आरबीसी है आपका,
आरबीसी में आप बोलोगे बेटा होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर जब टिश्यू की बात करोगे आप, तो टिश्यू में क्या होता है, ये टिश्यू वाला देखो, तो यहाँ पर टिश्यू से 70% आया, तो देखो CO2 जो आएगा ऐसे आएगा, CO2 प्लस वाटर, तो CO2 और वाटर मिलके क्या करेंगे, दे फॉर्म द कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में किसमें चेंज हो जाएंगे, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड आपका कितना है, तो आप बोलोगे H2CO3, ठीक है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है। अब फिर से कार्बोनिक एसिड लगेगा आरबीसी के अंदर, और ये किसमें टूट जाएगा, HCO3 माइनस प्लस H प्लस, तो H प्लस का लेवल बढ़ेगा, तो HCO3 ये कहां चला जाएगा, आप बोलोगे प्लाज्मा में चला जाएगा, कहां चला जाएगा, प्लाज्मा में चला जाएगा। तो जब ये प्लाज्मा में आता है तो इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट में क्या होता है बेटा, तो आप बोलोगे हैम्बर्गर इफेक्ट होता है, यहाँ प्लाज्मा से Cl जो है आरबीसी के अंदर जाता है, ये Cl क्या जाएगा, क्लोराइड अंदर जाएगा, और बाहर क्या निकलेगा, तो आप बोलोगे ये आपका SCO3 बाहर निकलेगा, ठीक है, इसको क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, ये होता है आरबीसी का। तो ये 70% ऐसे आ जाएगा। फिर आप बोलोगे लिटिल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में, यहाँ पर भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में भी, कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये कहानी हो गई। अब आगे देखते हैं इसके बाद में, इतना होने के बाद में नेक्स्ट आप बात करोगे इसके बाद में, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो आगे आप देखोगे ये एल्वियोलाई के पास पहुंचा जाता है। अब एल्वियोलाई के पास पहुंचेगा तो बेटा देखो क्या होगा, आपका ये बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पर था सोडियम के साथ में, ये अलग हो जाएगा, ये अंदर जाएगा, क्लोराइड जो वहां पर अंदर था वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट क्या बोलते हैं, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। अब जब ये SCO3 अंदर जाएगा माइनस, तो आप बोलोगे प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CO2 आ जाएगा, और CO2 जो है आपका सॉरी H प्लस आ जाएगा, एक मिनट, H प्लस आ जाएगा, और H प्लस और ये मिलके कार्बोनिक एनहाइड्रेज रिवर्सिबल मैनर में काम करता है, क्या बना देगा, तो आप बोलोगे H2CO3, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोनिक एसिड। अब ये फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज लगेगा बेटा, ये क्या बना देगा आपका CO2 प्लस H2, CO2 यहां से निकल के कहा जाएगा, एल्वियोलाई में जाएगा, इधर आपका 7% ये CO2 था, ये CO2 इधर चला जाएगा। फिर आप बोलोगे बाकी आपका जो हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ा हुआ था CO2, ये भी फ्री हो जाएगा, और ये फ्री होगा तो आप बोलोगे CO2 फ्री हुआ, ये भी CO2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चलेगा, तो ऑक्सीजन को CO2 को क्या किया जाएगा, एल्वियोलाई के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन इस तरीके से होता है, ठीक है। क्लियर है? सर CA क्या है ये? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, एक फास्टेस्ट एंजाइम है, एनसीईआरटी में आपके बना भी हुआ है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, कौन सा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्लियर है? सर ये तो आपने बहुत ज्यादा स्पीड से बता दिया और ये एकदम यूं ही चले गया। क्या हुआ सर ये एकदम ऊपर से ही चले गया। ऊपर से चला गया, चलो अच्छा कोई बात नहीं, फिर से समझ लेते हैं। एक्चुअल में टाइम बेटा कम रहता है ना, थोड़ा फास्ट पढ़ाना पड़ता है, इस वजह से प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। ये टॉपिक सब इत्मीनान वाले हैं। देखो ये टिश्यू था, समझो, कोई बात नहीं, फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। टिश्यू में मेटाबॉलिज्म होगी, CO2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। अब चैलेंज हमारे पास क्या, जो CO2 निकला हुआ है टिश्यू से, इसको हम कैसे एल्वियोलाई तक पहुंचाएं। तो एल्वियोलाई तक पहुंचाने के लिए ब्लड था कि नहीं था, तो ब्लड की ये आरबीसी है एक, हमने मान लिया ये आरबीसी है यहाँ पर। अब देखिए क्या होगा, यहां से CO2 डिफ्यूज होके यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, ये आरबीसी में आएगा कि नहीं आएगा, अब बोलते रहो साथ में। यस आप CO2 आया, साथ में बेटा वाटर तो होगा ही आरबीसी में, ये आया, ये मिलके क्या करेंगे, अब ये बना लेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एक एंजाइम है, फास्टेस्ट एंजाइम है, ये क्या बना लेगा, तो आप बोलोगे H2CO3, यानी कि इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड।
अब ये कार्बोनिक एसिड फिर से यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज लगेगा और एक इसमें टूट जाएगा, तो आप बोलोगे ये चेंज होता है HCO3 बाइकार्बोनेट आयन में, और दूसरी तरफ आप बोलोगे H+ आयन में। अब जैसे H+ का कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ेगा बेटा, तो यहाँ पर आप बोलोगे आपका पहले से ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, तो ये क्या करेगा, इस पे एक्ट करता है, ऑक्सीजन को फ्री कर देता है, ऑक्सीजन निकल के आएगा इधर और ये किसको चला जाएगा, टिश्यू को दे देगा। फिर आप देखिए Hb जो फ्री हुआ आपका, इस Hb से कौन जुड़ जाएगा आपका, ये H जुड़ जाएगा ऐसे, और इधर आपका CO2 जो आएगा वो भी जुड़ जाएगा, तो ये आपका जुड़ गया, ये बन गया आपका क्या, ये बन गया आपका कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या बन गया, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो ये हमने वही बोला था, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लिया इसने Hb, है ना, ये CO2, तो ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन गया। अब जो आपका CO, इसका कंसंट्रेशन जब आरबीसी में ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है, ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा में आपका NaCl होता है, तो Cl ये डिसोसिएट होगा, ये Cl कहाँ चला जाएगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ चला आता है, Cl यहाँ जाता है। दूसरा आप देखिए, ये HCO3 कहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है, तो Na यहाँ से फ्री हुआ, तो आप बोलोगे HCO3 हो जाएगा। तो जो क्लोराइड ये अंदर गया, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट, या इसी को हम बोलते हैं हैमबर्गर फिनोमेना। अब समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। यस सर। अब इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं, ये तो भाई ले लिया ब्लड में, ये आ गया, और 7% कहां पर थी आपकी, तो आप बोलोगे प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा में 7% डाल दिया। ठीक है, डिजॉल्व प्लाज्मा में 7% डाल दिया। क्लियर है कि नहीं, देखो। और इधर आपका ये कितना है, बाइकार्बोनेट वाला, इस ये वाला 70%, ये इस फॉर्म में, और 7% आपका क्या है, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन वाला है, सॉरी 23%। ये सारा लेके पहुंचेगा कहाँ, एल्वेओलाई के पास में। अब एल्वेओलाई के पास पहुंच सकते हैं, एल्वेओलाई के पास पहुंचेंगे जाके, ब्लड से लेके भाई डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके पहुंचे जाके, इसमें आरबीसी था आपका। अब इसमें देखिए आपका क्या था, कहानी समझते हैं, यहाँ पर जस्ट अपोजिट कर दो, कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ेगा, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, तो ऑक्सीजन इधर आएगी, ब्लड में आएगी ऑक्सीजन यहाँ से, और जब ऑक्सीजन ब्लड में आएगी तो ये मामला गड़बड़ कर देगी। क्या करेगी, देखो, तो यहाँ पर आप बोलोगे जो Cl था वो टूट के बाहर निकल जाएगा, ये बाइकार्बोनेट आयन टूट के अंदर चला जाएगा, तो आप बोलोगे Cl फ्री हुआ, तो Cl और कौन आपका Na फिर से बन जाएगा। तो ये देखो Cl जहां से आया था, Cl माइनस क्लोराइड, वो फिर से वापस आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, या इसको बोलते हैं हेल्डन इफेक्ट। कहाँ होता है, तो आप बोलोगे एल्वेओलाई। ठीक है, एल्वेओलाई के पास में होता है। अब ये HCO3 गया, इधर आप देखो आपका जो HbCO2 था बेटा, ये CO2 टूट जाएगा, CO2 बाहर आ गया। अब आप बोलोगे H यहाँ से फ्री होके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर एक एंजाइम लगेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और वो क्या करेगा, आपका H2CO3 में कन्वर्ट करवा देगा कार्बोनिक एसिड में। फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज लगेगा, तो क्या हो जाएगा, CO2 प्लस आपका H2O हो जाएगा। अब CO2 बेटा यहाँ पर आपका आ जाएगा, और CO2 फिर से कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, तो इधर से गया CO2, इधर से एल्वेओलाई में पहुंचा दिया, और 7% जो आपका प्लाज्मा में था उसको भी यहाँ से CO2 उठा के हमने डाल दिया। तो ये क्या हो गया, आपका गैसेस एक्सचेंज हो गया कि नहीं हो गया, आया आप समझ में। यस सर, क्लियर है, थैंक यू सर। हाँ, अब इसको बेटा बोलते हैं क्या, हेल्डन इफेक्ट या रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ये वाला किसके बीच में होगा, तो आप बोलोगे एल्वेओलाई ब्लड वेसल्स के बीच में। और हैमबर्गर फिनोमिना कहां पर होगा, तो आप बोलोगे टिश्यू और जो है एल्वेओलाई के, उसके ब्लड कैपिलरी के बीच में। अब यहाँ पर देखोगे आप, एनसीईआरटी बोलती है कि 100 ml जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो क्या कैरी करता है, तो आप बोलोगे 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी, क्या कैरी करेगा, तो आप बोलोगे 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा 4 ml आपका CO2, कहां पर, एल्वेओलाई में। 100 ml ब्लड 4 ml CO2 को क्या करेगा, सप्लाई कर देगा। ठीक है, क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद में एक टॉपिक और आपका रेगुलेशन रेस्पिरेशन में, उसको देख लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेगुलेशन में आप बोलोगे यहाँ पर जो आपका स्ट्रक्चर है ब्रेन का, वहां पर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बेटा हम बोलते हैं
जो है आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, RRC, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और वो मॉडरेटली जो है डिमांड ऑफ बॉडी टिश्यू की क्या है रेस्पिरेशन के रिस्पेक्ट में उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये किसके थ्रू होता है, न्यूरल सिस्टम के थ्रू जो होता है। और यहाँ पर एक स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट होता है मेडुला रीजन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, RRC, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कहां प्रेजेंट होगा, तो आप बोलोगे मेडुला, कहां प्रेजेंट होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। कहां प्रेजेंट होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होगा। अब देखिए एक और सेंटर प्रेजेंट होता है बेटा पोन्स रीजन में, जैसे मेडुला ये हो गया आपका, ये मेडुला हो गया, एक और ये आपका पोन्स हो गया। तो ये पोन्स रीजन जो होता है यहाँ पर भी एक सेंटर प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नीमोटैक्सिक सेंटर। क्या बोलते हैं, नीमोटैक्सिक सेंटर। तो नीमोटैक्सिक सेंटर यहाँ पोन्स रीजन में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, मॉडरेट करता है किसके फंक्शन को, RRC के, मॉडरेट फंक्शन ऑफ RRC। तो मॉडरेट करता है किसके, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट करता है। अब न्यूरल सिग्नल जो है आएगा और वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है। और इस तरीके से हम रेस्पिरेटरी रेट को अल्टर कर देते हैं, ठीक है। यहां से न्यूरल सिग्नल आएगा और ये मॉडरेट करेगा नीमोटैक्सिक सेंटर और ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एक्टिवेट होगा। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, तो आप बोलोगे ये क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी रेट को चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट को चेंज कर देंगे, ठीक है। अब इसके अलावा बेटा यहाँ पर कुछ कीमोसेंसिटिव एरियाज भी प्रेजेंट, तो न्यूरल कंट्रोल हो गया। अब कुछ होते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया, कीमोसेंसिटिव, कीमो रिसेप्टर, ठीक है, उनके थ्रू कैसे जो है चेंज होता है। तो यहाँ पर देखोगे कुछ कीमोसेंसिटिव एरिया सिचुएटेड होते हैं जो रिदम सेंटर होता है उसके एडजेसेंट, और वो बेटा सेंसिटिव होते हैं CO2 के लिए, हाईली सेंसिटिव होते हैं, और हाइड्रोजन आयन के लिए। तो कीमोसेंसिटिव जो रीजन है आपका वो कहाँ एडजेसेंट प्रेजेंट है, एडजेसेंट टू किसके, एडजेसेंट टू किसके, तो आप बोलोगे रेस्पिरेटरी रिदम के सेंटर के। और वहां पर आप बोलोगे ये हाईली रिसेप्टिव है H+ और किसके लिए, CO2 के लिए, ठीक है। तो CO2 और H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ये तुरंत डिटेक्ट किया जाएगा, और जैसे डिटेक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, जो है एक्टिवेट कर देगा सेंटर को, और सेंटर फिर क्या करेगा, जो रेस्पिरेटरी एडजस्टमेंट है जो नेसेसरी उनको करवा देगा, ठीक है। और CO2 ज्यादा होगा वो बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसे ही आप बोलोगे जो हार्ट होता है वहां पर एरोटिक आर्क होता है, ऐसे निकल के एरोटिक आर्क ऐसे। तो ये एरोटिक आर्क से कैरोटिड आर्टरी जाती है, ऐसे कैरोटिड आर्टरी। तो कैरोटिड आर्टरी जाती है, यहां पर आपका सेंटर प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं कैरोटिड बॉडीज, कैरोटिड बॉडीज ये प्रेजेंट होती है। ऐसे ही बेटा आप बोलोगे यहाँ पर एरोटिक आर्क में भी क्या होती है, एरोटिक बॉडीज प्रेजेंट होती है, ये एरोटिक। तो यहां पर आप बोलोगे ब्लड जाएगा, ब्लड में अगर यहाँ पर H+ का कंसंट्रेशन या CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो ये डिटेक्ट कर लिया जाएगा, और जैसे डिटेक्ट किया जाएगा तो वहां पर रेस्पिरेटरी जो आपका सिग्नल्स होंगे रेस्पिरेटरी सेंटर को दे दिए जाएंगे, और जो है तुरंत क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट जो होगा वो बढ़ जाएगा, जिससे CO2 ज्यादा से ज्यादा बाहर निकाल दें, ऑक्सीजन अंदर ले सके, ठीक है। तो इसमें रोल जो ऑक्सीजन का होगा रेगुलेशन में, उसमें क्वाइट इनसिग्निफिकेंट है, ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं, CO2 H+ कंसंट्रेशन का ही रोल है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिसऑर्डर में, ठीक है। थोड़ा सा बचा हुआ है डिसऑर्डर, अगली क्लास में पढ़ लेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर। ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम बेटा।